हाय एवरीवन, आई एम अमृता भट्ट एंड आई एम बैक विद अ न्यू लेक्चर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट कमिटी एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। सो आपने जलियांवाला बाग के बारे में तो पहले भी सुनना ही होगा, तो अब हम जानते हैं कि क्या वो कारण था कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। तो पहले हम जान लेते हैं रॉलेट कमेटी क्या थी। अब जब हमने 1919 का एक्ट पढ़ा तो यहाँ से डिस्कंटेंट आ चुका था लोगों पे, क्योंकि लोग देख चुके थे कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ऐसे तो ब्रिटिशर्स कभी भी इंडिया नहीं छोड़ेंगे और इनका शासन ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही हमको सप्रेस करते रहेंगे। 1919 में रॉलेट कमेटी बैठी और ब्रिटिशर्स ने बोला चलो अब इन्वेस्टिगेट करो कि जो कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, वो कौन कौन से राज्य से जा रहे हैं। हम भी तो देखें कि अब किसको प्रॉब्लम हो रही है, अब कौन है जो रेवोल्यूशन करने को तैयार हो चुका है। तो वहाँ पे 3 रीजन्स उठकर आए, बंगाल, बॉम्बे और पंजाब। यहाँ ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये 3 जगह पे काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी लोग पैदा हो गए हैं और अब ये हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं। उनका क्या सोल्यूशन निकाला यहाँ उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने बोल दिया कि इम्प्रिजन कर लो लोगों को बिना किसी ट्रायल के। मतलब अगर आप यहाँ खड़े हो और मैं ब्रिटिशर हूँ तो मैं आपको जेल में कर सकती हूँ बिना किसी ट्रायल के। मेरे पे कोई कागज़ नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, मैं आपसे कोई पूछताछ नहीं करूँगी। आप यहाँ खड़े हो, मैं ब्रिटिशर हूँ, मेरा पूरा राइट बनता है आपको बिल्कुल जेल में डालने का, अगर आप कुछ कर भी ना रहे हो फिर भी। तो ये जो उस टाइम पे निकला था इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वॉज द रॉलेट एक्ट। ये एक्ट उस टाइम पे निकला था और ऑब्वियसली ये एक्ट ब्रिटिशर्स को पूरी पावर देता है इंडियन में जितने भी रेवोल्यूशनरी लोग हैं उनको भी अंदर डालने को, और जो रेवोल्यूशन ना भी कर रहे हो उनको भी अंदर डालने को। तो यहाँ लोग और ज़्यादा लोगों में डिस्कंटेंट आ गया, लोग और परेशान हो गए। और 1919 में तो ऑलरेडी डिस्कंटेंट आ ही रखा था और जिस तरीके से इनका एक वॉयलेंट एट्रीब्यूट हम देखते हैं उस वजह से लोग और परेशान हो गए। गांधी उस टाइम पे जो इंडिया में थे, ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट इट, बिकॉज गांधी को हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, ही वॉज अ नॉन वॉयलेंट पर्सन, उनको वॉयलेंस नहीं पसंद थी और ये एक्ट तो कंप्लीट वॉयलेंस ही था। एंड ही सेड कि नहीं, ये जो चीज़ इन्होंने अभी ये लाए हैं ये चीज़ बिल्कुल गलत है, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम गांधी इन फेस देखते हैं और देखते हैं कि कैसे गांधी कंप्लीट इंडियन पॉलिटिक्स में आ गए और कैसे उन्होंने अपना सत्याग्रह मूवमेंट पूरे एक मास मूवमेंट को जोड़ के बनाया, हर एक लोग तक पहुँचे और अपना ये मूवमेंट उनको समझाया। here we see गांधी ने अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और बोला हम आपको कॉरपोरेट नहीं करेंगे, आप जो बात कर रहे हैं हम इस बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने बोला हम रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करते गए। अब इनका सत्याग्रह का तरीका वही पुराना तरीका है, फास्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं, पिटीशन करते हैं। और जब इतनी लोग फास्टिंग में चले गए, इतने लोग वैसे बैठकर मौन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स वहाँ से परेशान हो रहे थे। क्यों अब सत्याग्रह मूवमेंट लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा था? क्योंकि पहले तो गांधी इसका पार्ट बन रहे थे और गांधी जिस तरीके से गांधी का दबदबा बना हुआ था इंडिया में और जिस तरीके से लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, ब्रिटिशर्स को डर था कि गांधी के ऐसे किसी भी स्टेप से ऐसा ना हो कि लोग उनसे और ज़्यादा प्रभावित हो और हमारे लिए वो डेंजरस हो जाए। फर्स्ट वॉज द लीडरशिप, यहाँ पे लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। एंड सेकेंड वॉज ये जिस तरीके से मासेस से जुड़ रहे थे, ये बहुत सारे लोग अपनी तरफ इकट्ठा कर रहे थे और ब्रिटिशर्स का जो बाकी काम था वो छूट रहा था, वो रह रहा था। 30 मार्च 1919 इन्होंने अपनी प्रेयर पिटीशन स्टार्ट किया। बोला हम फास्टिंग पे जा रहे हैं, ये एक्ट आप रोको, ऐसे नहीं चलेगा, इस तरीके से काम नहीं होगा, इसको आप रोको। अब इस अरेस्ट से क्या हुआ, तिलक और एनी बेसेंट की भी पावर रिस्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि अगर वो कोई भी अब रेवोल्यूशनरी चीज़ उठाते हैं, क्योंकि होम रूल तो अब बंद हो गया है, अब वो कोई भी रेवोल्यूशनरी चीज़ उठाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो अंदर कर देंगे भाई जेल में कर देंगे, तो जेल में तो कुछ काम नहीं कर सकते। एंड 6 अप्रैल इन्होंने रेड लेटर डे निकाला और बोला अब हम डिसाइड करते हैं कि इस मूवमेंट को हम आगे कैसे लेकर जाएं, नॉन कॉरपोरेशन आगे कैसे फॉलो करें और लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ें। अब
इन्होंने जो कांग्रेस सेशन हम देखते हैं एवरी ईयर होता है, उस टाइम पे 1919 में कांग्रेस सेशन कहाँ डिसाइड हुआ? अमृतसर डिसाइड हुआ। इन्होंने बोला हम अमृतसर सेशन करेंगे, और अमृतसर क्यों चुना गया? क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसीज हैं वो बंगाल, बॉम्बे और पंजाब ही हुई हैं। तो ये उन लोगों पे ही जाना चाह रहे थे जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर चुका था ब्रिटिशर्स के अंदर, और गांधी चाहते थे कि पहले तो उस गुस्से को शांत करें और उस गुस्से को एक अलग पाथ दे। वॉयलेंट तरीके से जिस तरीके से लोग बढ़ रहे थे, उस बढ़ती को देखकर लोग चाहते थे कि नहीं, ये गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये तरीका उनके लिए, उनके हिसाब से बहुत गलत था, और वो चाहते थे एक नॉन वॉयलेंट इनको पाथ दिया जाए। सो वहाँ पे गांधी कांग्रेस के साथ जुड़ गए और अमृतसर में सेशन हुआ। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, हम सब इसके बारे में जानते हैं। 13 अप्रैल बैसाखी डे था, और यहाँ पे 1919 में अमृतसर में इन्होंने एक जलियांवाला बाग एक जगह थी गैदरिंग वगैरह के लिए, और यहाँ पे लोग आए और इनको लोगों को इकट्ठा किया। 6 अप्रैल को ऐलान कर दिया कि चलो 13 अप्रैल को मिलेंगे शाम में, और यहाँ पे हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे, कांग्रेस मीटिंग करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी, जलियांवाला बाग इज़ अ वेरी बिग प्लेस इन पंजाब, अमृतसर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लोग आए, और अब यहाँ पे क्या हुआ, एवरीबडी नोज द स्टोरी। जो जनरल डायर थे उस टाइम पे, जो वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन्होंने लोगों को एंट्री करने दी, बहुत इजीली एंट्री करने दी। और जब देखा कि जनसंख्या बढ़ गई है, जनरल डायर अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ आए और उन्होंने सारे डोर, जितने भी एंट्री एग्जिट डोर से, उनको लॉक कर दिया और बिल्कुल गन से सबको शूट करने लगे, गोलाबारी शुरू कर दी, और बिल्कुल भी रुके नहीं। वो लोग बिल्कुल गन चलाते गए और लोगों को मारते गए। तो काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी लोग, वहाँ कुआं था वहाँ कूद गए, लोग भाग नहीं पाए क्योंकि डोर्स ऑलरेडी क्लोज हो गए थे। तो वहाँ बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो सारे लोग वहाँ पे मर गए। और ये बहुत ही एक भयानक इंसिडेंट था उस टाइम पे, क्योंकि लोग डर गए थे जिस तरीके से उस टाइम पे पंजाब में वॉयलेंस हुआ था। पीपल वर वेरी स्केर्ड ऑफ ब्रिटिशर्स दैट टाइम, एंड उनको लगा ऐसे काम कैसे चलेगा, क्योंकि एक मीटिंग ही तो वहाँ एक सिर्फ नॉन वायलेंट मीटिंग ही हो रही थी, और जनरल डायर ने भी उनको रोका नहीं, वहाँ किसी ने उनको गैदरिंग करने से रोका नहीं, क्योंकि ये शायद इनका एक प्री प्लान था, और ये उनको एक लेसन देना चाह रहे थे कि आप हमारे अगेंस्ट मत बोलो। और वहाँ पे काफ़ी लोग मरे। आज भी अगर आप लोग वहाँ जाएंगे तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे ब्लड स्पॉट्स हैं, और अगर आप इस बारे में अब आपने पढ़ लिया है तो अब उसकी स्टोरी को आप और ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये चीज़ हुई तो गांधी वॉज अपोजिंग इट, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके का नॉन वायलेंस उनको बिल्कुल, इस तरीके का वायलेंस उनको बिल्कुल, एक नॉन वायलेंट इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और 1919 के बाद 1920 में हंटर कमेटी बैठी, जिन्होंने बोला इस कमेटी को क्यों बैठाया गया कि जो वहाँ पर हुआ है वो बिल्कुल गलत है, अब इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। बट 1920 में भी जो हंटर कमेटी आई, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स का साथ दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, और उनकी चीज़ को जस्टिफाई करते हुए उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी। एंड यहाँ से हम देखते हैं इस वॉयलेंस के साथ एक आप हर ईयर आप देख रहे हैं ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ एग्रीगेट करे जा रहे हैं लोगों को, और लोग बहुत परेशान हो रहे थे। और इसके साथ हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा अपना वॉयलेंट नेचर दिखाने लगे, और लोग बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो गए। और अब यहाँ पे हम कंप्लीट गांधीयन मूवमेंट देखते हैं, हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखेंगे, हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट देखेंगे कि कैसे आगे चलते चलते हमें 1947 पे इंडिपेंडेंस मिल गई। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like it, do subscribe it, and do share with your friends and family. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel, and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.